हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12th फिजिक्स का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब आ गया है इसका एक तरफा टॉपिक रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इस टॉपिक से क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, समझ गए। जिसने भी इस चैप्टर के बारे में सुना होगा स्कूल में कभी बैठे बैठे भी, तो भी उसको पता होगा कि भैया इसका यही वाला टॉपिक है जिसका आना एकदम लाजमी होता है। रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, हाफ वेव होता है और फुल वेव होता है। इन दोनों को इसी लेक्चर के अंदर हम समेट देंगे। ठीक है, चलो तो बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं रेक्टिफायर के थोड़े से इंट्रोडक्टरी पार्ट पे कि रेक्टिफायर करता क्या है। तो रेक्टिफायर का एक छोटा सा काम होता है बेटा। रेक्टिफायर जो होता है ना, वो दरअसल एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब आपका सवाल ये आना चाहिए कि यार इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट डिवाइसेस होते हैं, वो इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते। अगर आपसे बात की जाए ना एसी के बारे में, तो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। इंडिया में ऐसा होता है, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो आती है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, और डीसी में अगर आप बात करें, डायरेक्ट करंट में अगर आप बात करें, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया? फ्रीक्वेंसी होती नहीं ना। क्यों? बिकॉज साइकिल्स बनती नहीं है पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड, दैट पर्टिकुलरली इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, जो कि एसी में होती है 50 हर्ट्ज इंडिया के लिए, और डीसी में तो देयर आर नो साइकिल्स, सो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब जब आप एसी की बात करेंगे ना, तो एसी का जो ग्राफ का पूरा पैटर्न होगा, साइन्यूसोइडल वेव पैटर्न। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, डीसी को लेकर के एक सबसे खास बात होती है, काफी लोग सोचते हैं कि डीसी एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, काफी लोग के दिमाग में ये भ्रम होता है। वो लोग सोचते हैं कि डीसी मतलब एक ऐसा करंट जिस करंट की वैल्यू जो है ना एकदम कांस्टेंट होगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। डीसी दरअसल जो नाम रखा गया है ना, वो इस हिसाब से रखा गया है कि एक ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही है ओके, बट अगर डायरेक्शन चेंज कर लिया तब वो डीसी नहीं है। आई बात समझ? तो अगर डीसी होना है, अगर डीसी करंट बनाना है, तो डीसी एक ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। तो इज अ करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। एक ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ऐसे करंट को कहा जाता है डीसी करंट। मेरे ख्याल से आप पूरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डेलिकेट डिवाइसेस होते हैं हमारे पास जो कि इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर पाते। तो वो जब इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर पाएंगे, बट उनसे काम तो निकलवाना है, तो उन्हें करंट तो देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो एसी पे काम नहीं करेंगे तो उनको अपन डीसी प्रोवाइड कर देते हैं। क्या प्रोवाइड कर देते हैं? डीसी। लेकिन हमारे घर में डीसी नहीं आता ना। हमारे घर में क्या आता है? हमारे घर में आता है एसी। क्यों? अब सवाल आपका ये कि यार जब एसी की इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे डिवाइसेस काम नहीं कर पाते एसी पे, तो हमारे घर तक हम एसी क्यों मंगवाते हैं, डीसी क्यों नहीं मंगवा लेते? बिकॉज बेटा तुम्हारे घर में जो करंट आ रहा है ना, वो बहुत दूर से आ रहा है। आया समझ? और एसी करंट जो होता है ना, उसकी ट्रांसमिशन में लॉस बहुत कम होता है, जबकि अगर आप डीसी को ट्रांसमिट करवाते हैं तो डीसी का ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा होता है। तो इसलिए आप डीसी को ट्रांसमिट नहीं करवाते, आप एसी को ट्रांसमिट करवाते हैं। तो आपके घर तक तो पहुंचना एसी को ही है। अब आपके घर में डिवाइसेस ऐसे रखने पड़ेंगे जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, डिवाइसेस के अंदर ऐसा इनबिल्ट भी आता है, कि वो रेक्टिफायर होता है, इनबिल्ट रेक्टिफायर होता है, जो लेगा तो इनपुट में एसी, बट आउटपुट में क्या देगा आपको? डीसी देगा। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इनपुट, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसका जो इनपुट होगा वो तो होगा एसी, बट इसका जो आउटपुट होगा वो होगा डीसी। ठीक है, तो रेक्टिफायर का जो इनपुट है वो है एसी,
और रेक्टिफायर का जो आउटपुट है दिस इज डीसी। डीसी के बारे में ये कतई मत सोचिएगा कि एक ऐसा करंट जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स्ड है, जी नहीं। डीसी बस एक ऐसा करंट होगा जो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, वैल्यू में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन इट्स ओके, ठीक है, बस अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, तब जाकर के वो डीसी कहलाता है। आगे इतनी बात समझ में, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो रेक्टिफायर हो गया मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। अब रेक्टिफायर बेसिकली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो रेक्टिफायर का बनेगा दो तरह का। पहला होने वाला है हाफ वेव रेक्टिफायर और फिर दूसरा होने वाला है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आ जाते हैं रेक्टिफायर में जो पहला केस होगा वो होगा बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर। आधे ही वेव को रेक्टिफाई कर पाएगा वो सर्किट, ठीक है। रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जहां पे आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, बस, ठीक है। तो रेक्टिफायर हाफ वेव भी होता है और रेक्टिफायर एक होता है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट जो कि एसी के पूरे वेव को रेक्टिफाई करके रख दे। आई पूरी बात समझ, पक्का, डन, चलो ठीक है, क्लियर। तो रेक्टिफायर दो तरह का, हाफ वेव भी होगा और फुल वेव भी होगा। तो एक काम करो, जल्दी से पहले ये बनाओ, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत जबरदस्त, ठीक है। रेक्टिफायर हो गया हाफ वेव वाला भी और फुल वेव वाला। अब देखना शुरू करें कि क्या पूरा सर्किट होगा। उसके लिए ना बस आपको हल्का सा ज्ञान डायोड्स के बारे में होना चाहिए। हल्का क्या, तुमको पूरा ज्ञान होगा अब तो। दिस इज अ पीएन जंक्शन डायोड, ये वाला पी साइड था और ये वाला एन साइड था। अब जब पी वाले साइड को आप अटैच कर देंगे टू अ हाई पोटेंशियल, अगर आपने पी वाले साइड को अटैच कर दिया है टू अ हाई पोटेंशियल और आपने एन वाले साइड को अटैच कर दिया है टू अ लो पोटेंशियल, अगर आपने एन वाले साइड को अटैच कर दिया है टू अ लो पोटेंशियल, तो भाई साहब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसकी बायसिंग कौन सी हो गई है बेटा? अब इसकी बायसिंग हो गई है फॉरवर्ड बायसिंग। पी वाला हाई पोटेंशियल, एन वाला लो पोटेंशियल, सो दिस डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। समझ गए आप इस बात को? दिस डायोड इज अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। और अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, इसके बारे में एक बड़ी खास बात होती है। पहली बात, इसमें से करंट ठीक ठाक पास करेगा, मतलब सेमीकंडक्टर है इवेंचुअली। यू आर नॉट डीलिंग विद कंडक्टर्स ना, यू आर डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स। करंट अगर अच्छा भी होगा ना तो भी मिली एम्पियर के रेंज में ही होगा। तो यहाँ पे अगर कोई डायोड जो है फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है तो करंट इज ऑफ द ऑर्डर मिली एम्पियर्स। करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। मिली मतलब क्या होता है बेटा? 10 टू द पावर -3, ठीक है, आया समझ? उसके बाद अगर फॉरवर्ड बायस डायोड है ना, अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि दरअसल एक तरह से प्रिंसिपल का पार्ट बनने वाला है रेक्टिफायर के। अब रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है लेकर के आ रहा हूं उसके ऊपर। पहले जरा फॉरवर्ड बायस के रेजिस्टेंस के बारे में सोचो, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के रेजिस्टेंस के बारे में सोचो। आइडियली एक फॉरवर्ड बायस डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो आइडियली कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आइडियली अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, आइडियली अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस। एक फॉरवर्ड बायस डायोड जो होता है ना, दैट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो कंडक्टिंग पाथ की तरह काम करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर इट एक्ट्स लाइक कंडक्टिंग पाथ, इट एक्ट्स लाइक कंडक्टिंग पाथ, शॉर्ट सर्किट, कंडक्टिंग पाथ, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये वाली कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाली कहानी होती है फॉर फॉरवर्ड बायस डायोड का। फॉरवर्ड बायसिंग समझना और रिवर्स बायसिंग समझना बहुत जरूरी है। और उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये समझना है बेटा, इस पे दिल लगा के रखना कि हाँ भैया अगर डायोड तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इट ऑफर्स 0 रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कहानी होती है फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार। ये कहानी थी फॉर फॉरवर्ड बायस। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें, ठीक है, बिकॉज रेक्टिफायर के अंदर डायोड तो पढ़ना ही पड़ेगा। रेक्टिफायर के अंदर डायोड अगर आपका
उतना स्ट्रांग नहीं होगा तो इसमें परेशानी आती है। तो ऐसी परेशानी आएगी नहीं। फॉरवर्ड बायस सिखा दिया अभी क्या अभी, है ना। अब जरा गौर करना है इसमें, रिवर्स बायस सीख लो। अगर पी वाले को हमने जोड़ दिया है एट लो पोटेंशियल, चल बैटरी का माइनस ले ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ले ही सकता है, ठीक है। पी वाले को जोड़ दिया है लो पोटेंशियल में, और अगर हमने एन वाले को जोड़ दिया है हाई पोटेंशियल में, पी वाले को जोड़ दिया लो पोटेंशियल और एन वाले को जोड़ दिया है हाई पोटेंशियल में, तब जाकर के जो ये डायोड है, दिस इज अ रिवर्स बायस डायोड। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एक रिवर्स बायस डायोड, ठीक है। इट इज रिवर्स बायस्ड, इट इज रिवर्स बायस्ड डायोड। समझ गए आप लोग इस बात को, पक्की बात है। अच्छा जी, अगर रिवर्स बायस डायोड है तो पहली बात ये समझना कि इसका जो करंट होगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। भाई अगर फॉरवर्ड बायस डायोड था तो वो मिली एम्पियर्स में करंट दे रहा था, और यहां पे जो करंट होता है उसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर्स, कभी कभी तो नैनो एम्पियर्स में भी, ठीक है। तो करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, समटाइम्स नैनो एम्पियर्स एज वेल, ठीक है। माइक्रो बोले तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर, ठीक है। भाई फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस था वो काफी ना के बराबर था, लेकिन अगर रिवर्स बायस में बात की जाए तो आइडियली अ रिवर्स बायस्ड डायोड जो होता है ना, ये ऑफर करेगा भाई साहब इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब इतना कि करंट पास कर ही नहीं पाएगा। अरे माइक्रो एम्पियर्स नैनो एम्पियर्स में जो करंट होता है वो ना के बराबर करंट ही तो होता है। तो अगर किसी डायोड को आपने अगर रिवर्स बायस कर दिया है तो भाई साहब वहां पे जो करंट है वो ना के बराबर पास करेगा। आइडियली एक रिवर्स बायस डायोड का रेजिस्टेंस फिर कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। भाई करंट अगर ना के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि रेजिस्टेंस कहां पहुंच गया होगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो आइडियली अ रिवर्स बायस डायोड offers infinite amount of resistance, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, पक्का डन, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पे आ जाओ। ये तो अपने पास काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का एक बहुत ही क्या कह सकते हैं इसको, अनमोल हिस्सा है ये, है ना। आइडियली अ रिवर्स बायस डायोड ऑफर्स इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वाली बात समझ में आ गई। अब भाई अगर करंट पास ही नहीं कर पाएगा रिवर्स बायस पाथ में से, रिवर्स बायस डायोड जिस पाथ में अगर लगा है, अगर रिवर्स बायसिंग होने के कारण करंट वहां से पास ही नहीं कर पाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो जो स्विच है, वो जो पाथ है, दिस इज एन ओपन सर्किट। कैसा बन गया, ओपन सर्किट, ठीक है, या इंसुलेटिंग पाथ हो गया। तो इट ऑफर्स इंसुलेटिंग पाथ। इट मतलब रिवर्स बायस डायोड की बातचीत चल रही है ना बेटा, तो इट मतलब कौन होगा, रिवर्स बायस डायोड। तो इट ऑफर्स इंसुलेटिंग पाथ, दैट इज ओपन सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट। आगे पूरी बात समझ में, पक्का श्योर हो। मतलब वहां पे सर्किट टूटा हुआ है ना भाई, रिवर्स बायस डायोड की वजह से करंट पास कर ही नहीं पाएगा, तो वो स्विच कैसा हुआ है, खुला हुआ स्विच है, ओपन सर्किट। आई पूरी बात समझ। चलो बेटा एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, डन। हो गया। चलो बहुत जबरदस्त। अब जरा यहां पे रेक्टिफायर्स के बारे में क्या चीज लिख करके रखी हुई है, तो जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हल्का सा थ्योरी है, उसके बाद फिर अपन इसको यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी करिएगा प्लीज। चलिए ठीक है फिर। तो रेक्टिफायर को आप लोगों ने देख लिया होगा अच्छे से। तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो दरअसल एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। और जब मैं आपसे डीसी की बात कर रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक चीज दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लें। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि डीसी एक सिर्फ ऐसा ही करंट होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन रहती है। वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट वो बाय डेफिनेशन वैसा नहीं है। अगर एक डीसी करंट आप रिड्यूस कर रहे हैं तो एक ऐसा करंट भी हो सकता है डीसी जिसकी वैल्यू तो वेरी कर रही है बट वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप एसी की बात करें ना बेटा, तो एसी में खास क्या है कि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, आया समझ। अब लेकिन अगर आप डीसी की बात करें तो अगर ग्राफ कभी ऐसा बन रहा है ना, तो ये भी एक तरह का डीसी है,
ये भी एक तरह का क्या है, डीसी है। क्यों? इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेकिन यहां पे इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो इस लिहाज से हम इसको डीसी मानते हैं, कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रेक्टिफायर जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें आपका आउटपुट में ना करंट या वोल्टेज जो है वो इस पैटर्न का दिख जाएगा। नाउ द थिंग इज दिस कि इसकी वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए आप यूज करते हैं फिल्टर सर्किट्स। तो फिल्टर सर्किट्स हमारे कोर्स का पार्ट फिलहाल नहीं है, तो आपके दिमाग में बस एक चीज ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर डीसी करंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो बस वो एक ऐसा करंट होना चाहिए जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय लगाए आपको लेके चलते हैं। रेक्टिफायर के दो बहुत शानदार टाइप्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव और फुल वेव इन दोनों को अपन एकदम क्लासी तरह से पढ़ने वाले। तो शुरुआत करते हैं बिना समय लगाए, आते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर्स के ऊपर। आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही शानदार चीज है बेटा। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए, पहली बात तो इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना कि रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला है। मतलब रेक्टिफायर का जो इनपुट होगा वो दरअसल एसी होगा, और रेक्टिफायर का जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा दैट विल बी डीसी इन नेचर। मतलब एक ऐसा करेंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा गौर करना, क्या आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर के बारे में सुना है? अगर ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप लोगों ने सुना है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और बस ट्रांसफॉर्मर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं। जैसे रेक्टिफायर दो तरह का होता है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मर के भी दो टाइप्स होते हैं। मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूं अभी, आपको बस ये करना है कि वीडियो को पॉज करो, कॉमेंट सेक्शन में जाओ और ट्रांसफॉर्मर कौन से दो तरह के होते हैं वो जरा नाम लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, लिख के आ गए आप लोग? चलो आ जाओ, अब वापस से वीडियो को प्ले करो और जरा गौर करना। रेक्टिफायर बनाने के टाइम पे ना हमको ट्रांसफॉर्मर का यूज पड़ता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मर जो यहाँ पे होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ा के दे रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर ट्रांसफॉर्मर आउटपुट में वोल्टेज को कम करके दे रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे? प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ज्यादा, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ वाइंडिंग ज्यादा होती हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ वाइंडिंग जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। अगर प्राइमरी में वाइंडिंग ज्यादा है, सेकेंडरी में वाइंडिंग्स कम है, तो ऑब्वियसली क्या बना लिया आप लोगों ने? ये बना लिया आप लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डायोड लगाया होता है हमने, पी साइड ऑब्वियसली, एन साइड ऑब्वियसली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है, यहां पे लगा होता है एक लोड रेजिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं आर सबस्क्रिप्ट एल। ठीक है, क्या आप लोग जानते हैं पैरेलल में ना जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैंने डीसी प्रोड्यूस कर लिया, मान लो समहाउ अगर मैंने इस सर्किट की हेल्प से अगर डीसी मैंने प्रोड्यूस कर भी लिया, तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि भैया डीसी प्रोड्यूस हुआ है? तो आई नीड टू हैव अ डिवाइस जिसको इनपुट वो मिले जो इसका आउटपुट था। ठीक है, या ऐसा मान ले अगर इसने डीसी प्रोड्यूस कर लिया तो कहां डीसी प्रोड्यूस हो रहा होगा? आर एल के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अगर मैं इसी के अक्रॉस आउटपुट ले लूं, अगर मैं इसी के अक्रॉस आउटपुट ले लूं तो आउटपुट मेरे को उसी नेचर का मिलेगा जिस नेचर का इस लोड रेजिस्टेंस में से आउटपुट वोल्टेज पास कर रहा था या करंट पास कर रहा था। आया समझ के नहीं आया? तो अगर यहां पे मुझे आउटपुट चाहिए तो मैंने आउटपुट लगा दिया है ये जो लोड रेजिस्टेंस है ना उसके पैरेलल में, सो दैट जिस नेचर का आउटपुट इस लोड रेजिस्टेंस में आएगा, जो कि मुझे पता है कि आई एम डीलिंग फॉर रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा ना वो डीसी नेचर का होगा, तो फिर इस लोड रेजिस्टेंस का आउटपुट कैसा हो गया? डीसी नेचर का हो गया। तो इसी के पैरेलल में मैंने अपना आउटपुट लगा दिया कि भैया ये रहा मेरा बल्ब और इस बल्ब में भैया डीसी दे दो। तो भाई काम करो ना, डीसी इसको मिल ही रहा है, आर एल को मतलब लोड रेजिस्टेंस को डीसी मिल ही रहा है, तो इसके पैरेलल में तुम्हारा बल्ब जाके लगा दो। ठीक है, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल जो होता है वो होता है सेम। ठीक है, आगे पूरी बात समझ? तो ये वाली कहानी होती है, ये सर्किट डायग्राम होता है फॉर अ रेक्टिफायर, है ना। अब इसका करेस्पॉन्डिंगली एक ग्राफ बनेगा, दो ग्राफ बनेंगे बेसिकली, और वो दोनों ग्राफ जो होते हैं ना, बस ये सर्किट बनाओ, दो ग्राफ बनाओ, थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, खत्म हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और समझना तो पूरा ही अपने को उसको। देखो अब क्या हुआ, आपने इसको इनपुट दे दिया, तो एक काम करता हूं मैं, जरा नामकरण कर देता हूं इसके।
इसकी नेमिंग कर दी जाए। ये प्राइमरी वाला साइड था, तो लेट मी कॉल दिस P1 एंड लेट मी कॉल दिस एज P2, ठीक है। इसको बोला P1, इसको बोला मैंने P2, ठीक है। अब एक ये सेकेंडरी वाला साइड था, तो इसको सेकेंडरी वाले को S1 एंड लेट मी कॉल दिस एज S2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस। अब मैं चेक करने वाला हूं कि क्या जो मेरा आउटपुट है क्या वो डीसी नेचर का आया। तो वो चेक करने के लिए हमें तो पहले तो भाई पहली फुर्सत में ग्राफ का नीड तो पड़ रहा है, ग्राफ का नीड तो पड़ेगा यहां पे। चलो भाई, यहां पे आएगा इनपुट वाला ग्राफ, और ठीक इसी के सामने, इसी का मतलब नीचे बना देंगे, यहां पे आने वाला है आपका आउटपुट का ग्राफ। तो ऊपर इनपुट वाला खेल चलेगा, नीचे से खेल चलेगा आउटपुट वाला, ठीक है। अब इसको मैं एक बार सेगमेंटेशन कर दूं, और आपको बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करके आना है, तभी मजा आएगा बेटा, तभी मजा आएगा। ठीक है, अब जरा गौर करना, यहां पे मैंने इसको 4 सेगमेंट्स में क्यों बांट के रखा हुआ है, बताता हूं, हर एक चीज अभी क्लियर करता हूं। पहली बात तो ये रियल में एग्जिस्ट थोड़ी करेंगे, तो वर्चुअल लाइन से ना, तो काटो इसको पहले। तो ये रियल में एग्जिस्ट थोड़ी करेंगे, ये वर्चुअल लाइन से हटाओ उसको यहां से पूरा। चलिए, अब जरा गौर फरमाइएगा। देखिए होता क्या है, ऊपर है इनपुट वेवफॉर्म और नीचे आने वाला है आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है। जब मैं आपसे इनपुट वेवफॉर्म की बात करूंगा ना, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, जब मैं आपसे बात करूंगा इनपुट वेवफॉर्म की, तो इनपुट आपने कैसे नेचर का देके रखा हुआ है, एसी के नेचर का है, ठीक है। तो अब जरा गौर करना कैसा होता है। जब इनपुट की मैं बात करूंगा ना, तो इनपुट ऐसा बनेगा, ऐसा तुम्हारे पास पूरा इनपुट का एसी का वेवफॉर्म आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा, क्या होता है यहाँ पे, ये प्राइमरी साइड था, P1 P2 नाम दे दिया, सेकेंडरी साइड था S1 S2, अपन ने इसको नाम देके रख दिया है, ठीक है। मान लीजिए फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल, ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि जब इनपुट हाफ साइकिल का, ये हाफ साइकिल है ना, बिकॉज ये होता है फुल साइकिल, ठीक है। तो इनपुट हाफ साइकिल का मान ले पॉजिटिव हाफ चल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ में मैंने ऐसा मान लिया कि पॉजिटिव हाफ में P2 वाला पॉजिटिव है और P1 वाला कैसा मान लिया मैंने, नेगेटिव, चलेगा। नाउ बाय इंडक्शन, कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो नाउ बाय, यहां पे बीच में एक लैमिनेटेड कोर रहता है, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसा हो रहा है कि P1 का तुम्हारे पास P1 नेगेटिव आ रहा है, P2 आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल P2 पॉजिटिव P1 नेगेटिव, तो बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव था तो बाय इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, बाय इंडक्शन ये हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव था तो बाय इंडक्शन S2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, पक्का। S2 कैसा होगा, नेगेटिव। अब भाई मेरी बात सुनना अच्छे से ध्यान लगा करके, डायोड पे फोकस करो। डायोड के P को मिल रहा है हाई पोटेंशियल, N को मिल रहा है लो पोटेंशियल, इसका मतलब डायोड हो चुका है फॉरवर्ड बायस्ड। और जब डायोड की हो गई है फॉरवर्ड बायसिंग, जब डायोड की हो गई है फॉरवर्ड बायसिंग, तो ऑब्वियसली यहां से करंट और वोल्टेज जो है वो पास करेगा ना। ये आउटपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये आउटपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म है, और ये इनपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म है, ठीक है। ये है इनपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म, या आउटपुट का वोल्टेज वेवफॉर्म, ठीक है। तो भैया जब तुम्हारे पास ऐसा हुआ कि फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल P2 वाज पॉजिटिव, P1 वाज नेगेटिव, तो बाय इंडक्शन S1 कैसा हो गया, पॉजिटिव, बाय इंडक्शन S2 कैसा हो गया, नेगेटिव। अब अगर PN जंक्शन डायोड हो चुका है फॉरवर्ड बायस में, तो ऑब्वियसली करंट वहां से पास करेगा, दैट्स फॉर श्योर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, पक्का, चलो ठीक है। अब इसी के अंदर हल्का सा काम और चेंज होगा। अब क्या चेंज होगा कि भैया यू आर डीलिंग विथ एन इनपुट AC का सोर्स। अगर इनपुट वाला एसी का सोर्स है तो उसकी फितरत ही है कि वो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करेगा, बार बार चेंज करेगा। तो अभी क्या हुआ था, पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल चल रहा था जिसमें P2 वाला पॉजिटिव है ना। अब क्या करेंगे, अब आएगा, अब बारी आएगी उसके नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब किसकी बारी आएगी बेटा, अब बारी आएगी इसके नेगेटिव हाफ साइकिल की। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बारी आएगी तो ये जो P2 पहले पॉजिटिव था वो P2 हो जाएगा नेगेटिव। P2 कैसा हो जाएगा, अब P2 हो जाएगा नेगेटिव, और यहां जो P1 नेगेटिव था, अब वो P1 की बारी आ गई है, वो हो जाएगा पॉजिटिव।
सही जा रहा हूं? तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहां बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहां बाय इंडक्शन ये हो जाएगा नेगेटिव, S1 नेगेटिव। अगर P2 नेगेटिव था तो बाय इंडक्शन S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जरा गौर फरमाइए, अगर S1 नेगेटिव हो गया है तो डायोड की बायसिंग कैसी हो गई है, रिवर्स बायसिंग, ठीक है। और अगर डायोड की रिवर्स बायसिंग हो गई है तो फिर आउटपुट में से करंट पास नहीं कर पाएगा, और जब आउटपुट में से करंट पास नहीं करेगा तो आप ऐसा दिखाएंगे ग्राफ। आया समझ भाई, करंट ही पास नहीं करेगा, वोल्टेज डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। आया समझ कि नहीं आया? चलो ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया है पहले साइकिल के अंदर। अब वापस से क्या होगा भैया, वापस से बारी आ गई है, वापस से बारी आ गई है कि इनपुट का चलने वाला है पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जब इनपुट का चलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल तो भैया ये जो P2 है वो हो जाएगा पॉजिटिव। मैं जब ये बोलता हूं ना इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल तो P2 कर दे पॉजिटिव, मैं जब बोलता हूं इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल तो P2 कर दे नेगेटिव, जब मैंने वापस बोला कि इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल तो P2 कर दे पॉजिटिव, ठीक है। ये P2 आपका कैसा हो चुका है अब इस बार, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है P2 तो वो P1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। P1 कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब बाय इंडक्शन अगर ये P1 नेगेटिव है तो बाय इंडक्शन S1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इंड्यूस होती है ऑपोजिट नेचर की पोलैरिटी, ठीक है। अगर ये P2 पॉजिटिव है तो बाय इंडक्शन ये S2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर S1 पॉजिटिव है मतलब डायोड कैसा हो गया बेटा, फॉरवर्ड बायस्ड, और जब डायोड हो चुका है फॉरवर्ड बायस्ड तो ऑब्वियसली करंट आएगा और वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है। ये डेवलप हो गया, और अब बारी आने वाली है इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के होने की, ठीक है। जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, अब बारी आ चुकी है इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल होने की। जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो ये P1 हो जाएगा नेगेटिव। अगर ये P1 नेगेटिव है तो बाय इंडक्शन S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और अब यहां पे ऊपर क्या होगा, देखो नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल चल रहा है, चौथे वाले की बात करें, चौथे वाले की बात करें, जब नेगेटिव इनपुट का हाफ साइकिल चल रहा है बेटा तो यहां पे P2 हो गया नेगेटिव तो P1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर P1 पॉजिटिव हो गया तो बाय इंडक्शन S1 कैसा हो जाएगा, S1 हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर S1 नेगेटिव हो गया तो फिर डायोड कौन से बायसिंग में घुस गया, डायोड हो चुका है रिवर्स बायस डायोड, ठीक है। और रिवर्स बायस डायोड में कहां करंट आता है तो कोई वोल्टेज डेवलप नहीं होगा, तो आउटपुट वेवफॉर्म ऐसा बनेगा, इनपुट वेवफॉर्म ऐसा बनेगा। ये वाली कहानी पूरे दिमाग में अच्छे से क्लियर हो चुकी है, पक्का, ठीक है। अब जो मैंने बताया है ना उसको मेरे को लिखना भी तो पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 बार चेंजेस हुए हैं, तो मैं बस एक बार लिख दूंगा इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एक बार लिख दूंगा इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जरा एक बार गौर कर लें, क्या जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल था, जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल था तो P2 पॉजिटिव था और P1 नेगेटिव था, ठीक है, वही हुआ था ना। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, यहाँ पे वाइट से लिख देता हूं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म। होता क्या था बेटा कि जो नीचे वाला हिस्सा था P2 वो वाला पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। P2 वॉज पॉजिटिव ड्यू टू विच, अगर P2 पॉजिटिव था तो ड्यू टू विच ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, P2 was positive, then due to mutual induction, then due to mutual induction, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से क्या हो गया था, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। बेटा अगर P2 वाला हिस्सा पॉजिटिव है देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S2 नेगेटिव हो गया था, S2 इज नेगेटिव। एंड एक और बात समझना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए P2 पॉजिटिव था तो P1 कैसा था, नेगेटिव, एंड P1 was negative due to mutual induction, P1 वाला कैसा हो गया था, यहाँ पे P1 वाला नेगेटिव हो गया, देन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 becomes positive, S1 becomes पॉजिटिव। अब अगर S1 पॉजिटिव हो गया था, पहले वाले की बात कर रहा हूं, जब S1 पॉजिटिव हो गया तो डायोड बन चुका होगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस डायोड मतलब करंट तो पास करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस डायोड मतलब करंट तो पास करेगा, तो S1 becomes नेगेटिव, देन डायोड वाज फॉरवर्ड बायस्ड, देन डायोड वाज
फॉरवर्ड बायस्ड, देन डायोड वाज फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, अगर कोई डायोड जो है बेटा, अगर वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, तो फॉरवर्ड बायसिंग से होता क्या है कि उस डायोड के थ्रू जो है वो करंट पास कर जाएगा, बिकॉज अ फॉरवर्ड बायस डायोड ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वही तो इसका प्रिंसिपल था। नाउ दिस डायोड ऑफर्स, नाउ दिस डायोड offers almost zero resistance, almost zero resistance. This diode offers almost zero resistance, hence there will be an output waveform. ठीक है, hence there will be an according output waveform, output waveform। ठीक है, मेरी पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये वाली कहानी हुई थी फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में। किस केस में हुई थी? फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल का। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव का इनपुट हाफ साइकिल था तब ऐसी कहानी हो रही थी। अब अगले पल क्या हुआ था? नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल। और ये जो डायग्राम में भी कन्वेंशंस लगे हुए हैं ना, वो वही नेगेटिव वाला था ना, आखिरी वाला, उसी के करस्पॉन्डिंग लगे भी हुए हैं। तो अपन बाकायदा डायग्राम को देख के ही बातें कर सकते हैं कि फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, P2 इज नेगेटिव, तो by mutual induction S2 becomes positive, P1 is positive, तो by mutual induction S1 becomes negative, S1 becomes negative, diode becomes reverse biased। अगर diode reverse bias बन गया तो फिर this diode in reverse bias condition, प्रिंसिपल होता है भैया, बेसिक प्रिंसिपल होता है, और अपन ने अलग से पढ़ के रखा भी हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, कि अगर कोई डायोड अगर रिवर्स बायस हो गया तो प्रैक्टिकली जो करंट उसके थ्रू पास करवा पाएंगे अपन, वो ऑर्डर होगा उसका या तो माइक्रो एम्पियर्स या तो नैनो एम्पियर्स के अक्रॉक्स। ठीक है, बहुत ही छोटा करंट होता है। अगर आइडियली गौर किया जाए तो रिवर्स बायस डायोड ऑफर्स इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो करंट को पास करने की इजाजत ही नहीं देगा, है ना। तो आया समझ? पक्की बात है। तो फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, अब जरा इसकी बात कर लीजिए। फॉर negative half cycle, for negative half cycle of the input, P2 becomes negative, P2 becomes negative, P2 नेगेटिव हो गया, P2 नेगेटिव हो गया तो P1 कैसा हो जाएगा, S1 S2 कैसा हो जाएगा, याद देखना। अगर P2 नेगेटिव हो गया तो S2 कैसा हो जाएगा? बाय म्यूचुअल इंडक्शन S2 becomes पॉजिटिव। ठीक है, P2 becomes नेगेटिव and S2 becomes positive and S2 becomes positive। अब S2 पॉजिटिव हो गया और यहां पे क्या है? P2 था नेगेटिव तो P1 था पॉजिटिव, P1 is positive, then due to mutual induction, भैया अगर P1 पॉजिटिव है then due to mutual induction S1 is negative, S1 कहाँ गया? S1 इज नेगेटिव, तो डायोड इज रिवर्स बायस्ड। डायोड के नेचर का हो गया रिवर्स बायस्ड। ठीक है, नाउ द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, नाउ द डायोड इज रिवर्स बायस्ड, नाउ द डायोड इज रिवर्स बायस्ड। अगर डायोड रिवर्स बायस्ड है मतलब कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कोई भी करंट पास नहीं करेगा, तो हेंस नो करंट, hence no current passes through the diode, hence no current passes through the diode, it's as simple as that। ठीक है, कोई भी करंट डायोड के थ्रू पास नहीं करेगा, hence no current passes through the diode, it's as simple as that। तो मेरे ख्याल से आप इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब एक काम करो बेटा, पहले तो ना जब आपको स्क्रीनशॉट लेना है पूरे एंटायर प्रोसेस का, तो ये अपने पास रहा हाफ वेव रेक्टिफायर, ये इसका सर्किट रहा, इनपुट वेव फॉर्म रहा, आउटपुट वेव फॉर्म रहा जो कि वोल्टेज के टर्म्स में होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स, इतना हैवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज ये सह नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद लैमिनेटेड कोर लगाते हैं, एसी का सोर्स है, तो एसी के सोर्स का बेसिक नेचर क्या होता है कि ये अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करेगा, और आपको जो आउटपुट चाहिए ना वो आप ले लेंगे अक्रॉस आर एल, जहां पे आर सबस्क्रिप्ट एल का मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब होने वाला है लोड रेजिस्टेंस।
वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द सर्किट, ठीक है। आप रेक्टिफायर के आउटपुट को सीधे फीड मत कर देना अपने डिजायर्ड बल्ब में, ठीक है। आपका जिस भी डिवाइस के क्रॉस आपको अगर वोल्टेज चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो सीधे फीड मत कर देना। आप पहले एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर इस फंडे को यूज करते हैं कि भैया पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस आ रहा होगा RL मतलब लोड के अक्रॉस, वही रेजिस्टेंस वही वोल्टेज जो है वो हमारे डिजायर्ड डिवाइस को भी मिल जाएगा आउटपुट के तौर पर, ठीक है। आई बात समझ? पक्का? ठीक है। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करना। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो बेटा, बहुत शानदार है ना। ये वाला केस अपना पूरा डन हो चुका है। हाफ वेव का पूरा सर्किट जो है वो सही से हमने बना के रख लिया है ना। अब जरा इसको जरा पूरा क्लियर करते हैं और अब आपको लेकर के आने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर। तो हाफ वेव तो हो चुका, फुल वेव के ऊपर तो इसका तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हाफ वेव जो था ना, प्रिंसिपल एक बात सुन लेना। इन डिवाइसेस को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे डिस्कस कर भी लिया था कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं तो दोनों ही रेक्टिफायर्स, मतलब हाफ वेव हो या फुल वेव हो, दोनों में एक कॉमन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। वो कॉमन प्रिंसिपल क्या होता है? वही वाला प्रिंसिपल यह है कि अगर कोई डायोड है, अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो दैट ऑफर्स ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस आइडियली, और अगर कोई डायोड रिवर्स बायस्ड है देन दैट पर्टिकुलर डायोड ऑफर्स इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आइडियली, ठीक है। तो यहां वही लिखा हुआ है, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बिकम्स हाई व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड। अच्छा, फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस जो है वो लो हो जाता है, आइडियली कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस जो है ना वो हाई हो जाता है, आइडियली कितना पहुंच जाता है? इन्फिनिटी पहुंच जाता है। आई पूरी बात समझ? चलो भैया ठीक है, क्लियर दिस क्लियर दिस क्लियर दिस। ये इसका प्रिंसिपल था। अगर आप चाहो तो इन शब्दों का स्क्रीनशॉट बाकायदा ले सकते हो। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया। चलो बहुत शानदार। अब यहाँ पे बना हुआ था पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, ऑब्वियसली इसको देख करके ये मत सोचना कि सर यहाँ पे स्टेप अप तो नहीं बना दिया। अरे नहीं भाई, आपको इसका डिजाइन पे नहीं जाना है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं ना वो काउंट करने पड़ते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने बढ़ा दिए तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। और ये वाला जो साइड होता है दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी साइड, जहां से आप बेसिकली इनपुट फीड करते हो, ठीक है। और यहां पे जो अगला वाला हिस्सा होता है दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी साइड, दिस इज बेसिकली द सेकेंडरी साइड जहां पे आप आउटपुट अचीव करते हो। आया समझ? चलो, तो ये हमारे पास सर्किट था। बट मैंने कई बार बोला है कि जब तक डायग्राम आपके सामने ना बने ना, एक एक चीज आपके सामने प्रकट ना हो जाए, तब तक वो फील नहीं आता। फील नहीं आया तो क्या फायदा पढ़ने का? आया समझ के? नहीं आया? पक्का। चलो, ये अपने पास हाफ वेव था जो कि हमने डन करके रख दिया। और अब आ गए हैं आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर को लेकर के। किसको लेकर के? फुल वेव रेक्टिफायर। तो एग्जैक्टली कैसे बनेगा फुल वेव रेक्टिफायर? सेम प्रिंसिपल था उसका कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया है तो इट ऑफर्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया है देन इट ऑफर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, आइडियली इंफिनिटी, ठीक है। चलो बेटा, अब जरा गौर किया जाए, आ जाए तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर, आ जाए तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर, ठीक है। गौर फरमाइएगा अच्छे से, जबरदस्त चीज होने वाली है, ठीक है। और आपने अगर हाफ वेव समझ लिया ना, सेम फंडा भैया, सेम फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बस हल्का सा सर्किट में बस एक इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देखो भाई, आपको पता है कि अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विथ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर मतलब क्या भैया? एक ऐसा डिवाइस जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो आपको एसी देना पड़ेगा ना इनपुट में, तो आपने इनपुट में दे दिया आपको एसी, ठीक है। और आप बनाओगे यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बिकॉज यू आर डीलिंग विथ सेमीकंडक्टर, जिसको आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस फीड नहीं कर सकते। तो ये हमने इसका इनपुट का, ये रहा हमारे पास बेसिक प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है। उसके बाद लैमिनेटेड कोर्स, और फिर यहां लगाएंगे अपन सेकेंडरी। यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े से कम कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे कम कर दिए। उसके बाद फिर बनाया बेटा अपन ने एक पीएन जंक्शन यहां पे,
और हाफ वेव वाले में क्या था कि एक ही पीएन जंक्शन था, लेकिन फुल वेव वाले में खास बात क्या होती है, 2 पीएन जंक्शन। अब यहां से डायग्राम जो है ना, सर्किट डायग्राम, वो हल्का सा अलहदा हो गया, बिकॉज ये एसी का सोर्स, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लैमिनेटेड कोर, ये तो हाफ वेव के अंदर भी था, ऊपर वाला डायोड हाफ वेव के अंदर भी था, नीचे वाला डायोड हाफ वेव के अंदर नहीं था, ठीक है। तो ये अपन लगा दिया अलग से। अब जरा गौर करो, यहां तो बंद ही कर दिया, तो आउटपुट कहां से लेंगे, अरे लेंगे ना, बीच में से लेंगे, यहां गौर करना। अब यहां से बेटा ये लिया अपन ने एक रेजिस्टेंस, और इसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब इसके अक्रॉस मान लीजिए अगर डीसी नेचर का अगर आउटपुट आ रहा है, तो वही आउटपुट आपको अपने आउटपुट के तौर पे चाहिए, तो इसके पैरेलल में ही ऐसे ब्रांचेस निकाल दो, ठीक है। आपका जो भी डिवाइस होगा जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट चेक करना है, वो डिवाइस आप यहाँ पे प्लग इन कर देना, ठीक है। इसको वोल्टेज वही मिलेगा जो कि लोड रेजिस्टेंस में आ रहा है, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। आगे पूरी बात समझ, चलो ठीक है। अब ये सब कार्यक्रम करने से होगा क्या, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, पूरी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। बस एक काम करो, पहले नामकरण कर देते हैं। ऊपर वाले डायोड को हम D1 बोल देंगे और नीचे वाले डायोड को हम D2 बोल देंगे। अब बनाएंगे इसका प्रॉपर वेव फॉर्म, ठीक है। तो वेव फॉर्म के लिए आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, बिना समय लगाए जल्दी बनाना है इसका वेव फॉर्म। जाने दो उसको, इनपुट का मान लेंगे उसको, और यहां मान लेंगे आउटपुट का वेव फॉर्म, ठीक है। तो वो रहेगा इनपुट का, ये रहेगा आउटपुट का, और जरा इसको अब जरा सेग्रीगेट कर दिया जाए अच्छे से। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये कंप्लीट करने के लिए भैया ये आ गया अपने पास चौथा वाला हिस्सा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको अपन ने बांट दिया 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली भाई साहब ये वर्चुअल लाइंस है, जो मैंने पहले भी आप लोग को बता के रखा हुआ था कि एग्जिस्ट थोड़ी कर रही है, तो वर्चुअल है ना। तो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, गायब 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 गायब, ठीक है। जाने दो भैया, जाने दो जाने दो जाने दो। और तुमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन करके आना है भैया बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब जरा गौर करना, इसका जो बेटा इनपुट रहेगा ना, इसका जो इनपुट रहेगा वो ऑब्वियसली एसी नेचर का है ना, तो ये रहेगा इसका एसी का इनपुट, साइनयूसोइडल वेरिएशन। और कहानी वही है भैया, पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल, नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या होता है। तो ये इनपुट का वेव फॉर्म है, इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, और फिर अपन यहां पे चेक करने वाले हैं आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म। फिर हम चेक करने वाले हैं आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म, ठीक है। चेक कर ले इत्मीनान से। अब जरा गौर करिए क्या होने वाला है। तो फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल, जब इनपुट हाफ साइकिल का मान ले चल रहा होगा पॉजिटिव, जब इनपुट हाफ साइकिल का चल रहा होगा पॉजिटिव, ठीक है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो P2 वाला कहाँ गया, नाम तो कर दे, पहले नाम तो लिख दें इसके। देखो ये प्राइमरी वाला साइड था, तो लेट मी कॉल दिस एज P1, लेट मी कॉल दिस एज P2, ठीक है। अगर ये प्राइमरी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंडरी, इसको बोल देंगे S1, इसको बोल देंगे S2, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाकी हम जानते हैं भाई ये पी एन डायोड है, पी साइड एन साइड, पी एन डायोड पी साइड एन साइड, ठीक है। अब देख क्या होता है, मान लेगी फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल, पहले इसकी बात करूंगा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है, और 4 में खत्म हो जाएगा। कहानी लिखते हैं फिर सिर्फ 2 की, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, फिर नेगेटिव वाले में क्या हो रहा है। अरे जो इस वाले पॉजिटिव में हो रहा होगा वही इस वाले पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल में हो रहा होगा। कहानी आया समझ? तो कहानी को 2 बार क्यों रिपीट मारेंगे अपन। अब जरा गौर करें, जब पॉजिटिव का इनपुट हाफ साइकिल हो रहा है तो लेट्स टेक कि P2 चल रहा है पॉजिटिव। अगर P2 चल रहा है पॉजिटिव
तो ये P1 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब बाय इंडक्शन क्या होता है, बाय इंडक्शन अगर P1 नेगेटिव है, कौन सा इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अगर P1 चल रहा है नेगेटिव तो S1 कैसा हो जाएगा, बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर S1 हो गया पॉजिटिव, अब जरा यहां देखना, P2 चल रहा है पॉजिटिव तो S2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बेटा अगर S2 नेगेटिव हो गया तो जो डायोड है ये डायोड की हो गई रिवर्स बायसिंग। अगर डायोड की रिवर्स बायसिंग हो गई है, आया समझ कि नहीं आया, S2 नेगेटिव हो गया मतलब डायोड का जो P वाला साइड है लो पोटेंशियल में घुस गया ना, और जो N वाला साइड है वो हाई में घुस रहा होगा। तो जब अगर P वाला लो पोटेंशियल में घुस गया है तो डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड। अगर रिवर्स बायस्ड डायोड हो गया है मतलब नीचे वाले ब्रांच में इनफिनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो या तो बहुत ही कम करंट पास करेगा या तो ना के बराबर करंट पास करेगा। तो अगर मैं आइडियल केस ले लेता हूं तो अगर ये आइडियल रिवर्स बायस्ड डायोड है तो फिर इस वाले ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जरा उसका हलचल कर ले पता। तो यार ये जो डायोड था तेरे पास, इसका जो ये P वाला साइड था और ये N वाला साइड था, P वाला घुस गया हाई पोटेंशियल में। अगर P वाला घुस गया है हाई पोटेंशियल में तो अब ये करेगा कंडक्ट और इसके थ्रू पास करेगा करंट। जब इसके थ्रू करंट पास करेगा, मैं यहां पे ना नाम लिख देता हूं उसका, A B। जब यहां से करंट पास करेगा यहां तक पहुंचेगा तो नीचे मत भेज देना, क्यों, क्योंकि नीचे वाली जो डायोड है ना वो रिवर्स बायस होकर बैठी हुई है, तो इस वाले में तो करंट पास करेगा ही नहीं। तो भैया ऊपर वाले में से अब ये हो गया फॉरवर्ड बायस, तो ये जिस तरफ का एरो है वहां पे करंट जाएगा, ऐसे आएगा यहां तक पहुंचेगा। नीचे मत भेजना बिकॉज नीचे वाली कैसी हो चुकी है, रिवर्स बायस हो चुकी है। तो जो भी करंट होगा ऐसे निकल जाएगा A to B, फिर यहाँ पे आपको आउटपुट तो मिलेगा कुछ ना कुछ और उसको आप यहाँ पे रिसीव कर सकते हो पैरेलल में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस बार जो करंट आएगा ना या इस बार जो वोल्टेज डेवलप होगा वो D1 की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, D1 की वजह से। तो यहां पे ऐसा बनाते हैं और इसमें लिख दिया जाएगा कि ये वाला आया था ड्यू टू डायोड D1। किसकी वजह से आया था, ड्यू टू डायोड D1, ठीक है। अब इसका अगला हाफ साइकिल में क्या होगा, बेटा अगले वाले में मौका आ गया है इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल का। अगले वाले में मौका आ गया है इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल का। इसका मतलब यह है कि अब P2 ये हो जाएगा कैसा, नेगेटिव। अब ये P2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये P2 नेगेटिव है तो ये P1 कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अब बाय म्यूचुअल इंडक्शन अगर P1 पॉजिटिव है तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर यहां पे P2 नेगेटिव है तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। भैया आपको याद है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधा ही वेव जो था ना वो रेक्टिफाई हो पाया था, बाकी आधा रेक्टिफाई नहीं हो पाया था। लेकिन इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर, तो जैसा नाम वैसा ही काम, ठीक है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो पूरा का पूरा वेव रेक्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब देख क्या होगा, यहां पे क्या हो गया, अब S2 हो गया पॉजिटिव, जिसकी वजह से डायोड कैसा हो चुका है, ये वाला फॉरवर्ड बायस। लेकिन ऊपर वाला कैसा हो गया डायोड, भाई P वाला घुस गया लो पोटेंशियल में, ऊपर वाला हो गया रिवर्स बायस। तो इस बार वो वाला काम नहीं करेगा, इस बार सिर्फ नीचे वाला काम करेगा। जब नीचे वाले में से करंट पास करेगा, करंट यहां पहुंचेगा, ऊपर मत फेंक देना क्योंकि ऊपर वाली रिवर्स बायस होके बैठी हुई है, अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देगी। तो जब भी करंट यहां से पहुंचेगा तो वापस A से B ही निकल जाएगा। तो वापस भाई करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। ये वाली बात समझ में आई। अगर करंट मान ले B से A आ रहा होता तो फिर मैं ग्राफ बनाता नीचे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना। बट यार जैसा जब D1 ने पास करवाया तब भी A से B पास किया करंट या वोल्टेज भी, मतलब वोल्टेज डेवलप हुआ इसके अक्रॉस। और जब D2 ने काम करवाया तो D2 की वजह से भी करंट A to B ही पास कर रहा है, तो डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं करी। लेकिन इस बार जो करंट और जो आउटपुट मिल रहा है आपको वो केवल और केवल किसकी वजह से मिल रहा है, D2 की वजह से मिल रहा है। तो आप यहां पर लिख देंगे ड्यू टू डायोड D2, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया, पक्का। तो एक काम करो बेटा, जल्दी ना एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिर वही वाला काम होगा तुम्हारे पास अगले प्लस के हाफ साइकिल में, अगले माइनस के हाफ साइकिल में, ठीक है। तो अगले वाले में भी क्या होने वाला है, पहले D1 की वजह से काम किया, फिर D2 की वजह से, फिर यहां पर भी वापस आ जाएगा D1 की वजह से। तुम तो उसको लिख देना पूरा ड्यू टू D1, यहां पे जगह नहीं थी तो मैंने बस D1 और D2 लिख दिया, लेकिन तुम लिखना पूरा कि ड्यू टू D1 ड्यू टू D2, ठीक है। और फिर वापस D1 आ गया, फिर अगले वाले में वापस रिपीट होगा, तो ये आ जाएगा ड्यू टू डायोड D2, ठीक है। आया समझ। इसकी थ्योरी अब मैं लिखवाऊंगा आपको, लेकिन पहले जरा आप एक बार ना इसको अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद कहानी में अपन आगे बढ़ने वाले।
चलिए ठीक है, बहुत शानदार। फिर अब जरा इसके साथ जो अटैच जिसकी थ्योरी होती है जरा उसको देख लिया जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही वाला कार्यक्रम फिर से करेंगे कि हाँ सर पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल में ऐसा ऐसा हुआ था और नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल में ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए 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 जल्दी स्टार्ट करें। आ जाए भाई, जरा लिखते हैं फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल। ठीक है, फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल, फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल क्या हुआ था जरा गौर किया जाए। जब इनपुट हाफ साइकिल का पॉजिटिव फेज चल रहा था तो यहां पे P2 वाला हो गया था पॉजिटिव और P1 हो गया था नेगेटिव। तो लिख दो उसको P2 वाज पॉजिटिव एंड P1 वाज नेगेटिव। ठीक है, तो फॉर द पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल P2 becomes positive and P1 was नेगेटिव। ठीक है, अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्शन शब्द का यूज करना बहुत जरूरी रहेगा। आंसर जो है आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण वश क्या होने वाला है, अगर P2 हो गया था पॉजिटिव तो S2 हो गया था नेगेटिव। ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S2 बिकम्स नेगेटिव because P2 was positive to S2 becomes negative and भैया P1 was negative, P1 was negative, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन अगर P1 नेगेटिव था तो S1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड S1 becomes positive and S1 becomes positive। भाई जब S1 पॉजिटिव रहा होगा, जब S1 पॉजिटिव रहा होगा तो डायोड हो गया होगा फॉरवर्ड बायस, तो D1 की वजह से कंडक्टिविटी आई होगी। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। S1 becomes positive and अगर S1 पॉजिटिव हो गया होगा तो डायोड जो ऊपर वाला था डायोड D1, तो डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंडक्टिविटी। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट या टुवर्ड्स कंडक्टिविटी से बेटर अपन लिख देते हैं कि टुवर्ड्स द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, टुवर्ड्स बिल्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म, टुवर्ड्स बिल्डिंग द आउटपुट वेवफॉर्म, टुवर्ड्स बिल्डिंग द आउटपुट वेवफॉर्म। तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी आपके दिमाग में भली भांति सेट हो गई होगी, पक्का। ठीक है, अब जरा अगले नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर ली जाए। तो पहले वाले में जो करंट आएगा, पहले वाले में जो आउटपुट आएगा वो किसके वजह से आएगा, D1 की वजह से आएगा। तो देयरफॉर लिखा ना इसमें D1 के बारे में, D1 बिकम्स गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बिल्डिंग द आउटपुट वेवफॉर्म। अब जरा बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा, नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, for the negative half cycle of input waveform, for the negative half cycle of the input waveform। तो भाई साहब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ था, नेगेटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग ही अभी साइन कन्वेंशन से यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया था तो ये P2 कैसा हो गया, ये P2 वाला हो गया नेगेटिव, P2 वाला कैसा हो गया नेगेटिव। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म P2 बिकम्स नेगेटिव, P2 becomes negative and P1 becomes positive। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल अगर चल रहा है इनपुट AC का तो यहां पे जो P2 वाला साइड है, नीचे वाला है, वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और P1 becomes positive। नाउ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, अब यहां पे किस्सा आता है म्यूचुअल इंडक्शन का। नाउ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहानी होने वाली है, नाउ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन जरा गौर करिएगा, अगर P2 नेगेटिव हो गया था तो S2 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, S2 बिकम्स पॉजिटिव, S2 बन जाएगा पॉजिटिव एंड एक बात पे जरा गौर करिएगा, P1 जो था, P1 था पॉजिटिव तो S1 कैसा हो जाएगा एंड S1 बिकम्स नेगेटिव, एंड S1 बिकम्स नेगेटिव। ओके, अगर S1 नेगेटिव हो गया है तो जो ऊपर वाला डायोड था
अगर S1 नेगेटिव हो गया ये वाला, तो जो ऊपर वाला डायोड था वो तो रिवर्स बायस्ड हो गया, तो वो इस बार कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट वेवफॉर्म। लेकिन जो S2 पॉजिटिव हुआ उसकी वजह से डायोड D2 जो है वो हो गया है फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, डायोड D2 कैसा हो गया बेटा? फॉरवर्ड बायस्ड। तो लिख ले इसको, S2 बिकम्स पॉजिटिव एंड S1 बिकम्स नेगेटिव। नाउ डायोड D1, इस बार डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड हो गया। इस बार जो डायोड D1 है वो हो गया है रिवर्स बायस्ड, और डायोड D2 जो है एंड डायोड जो D2 है एंड डायोड जो D2 है एंड डायोड D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड D2 जो है दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड D2 जो है दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। और देखो D1 रिवर्स बायसिंग में चला गया और D2 चला गया फॉरवर्ड बायसिंग में, तो D2 करेगा कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक है, तो नाउ द आउटपुट वेवफॉर्म is due to diode D2, is due to diode D2। आई बात पूरी समझ में? ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की रिलेटेड थ्योरी भी लिख दी और नेगेटिव हाफ साइकिल की रिलेटेड थ्योरी भी लिख के आपके सामने रख दी है। तो भाई साहब आप एक काम करें, अब जल्दी से जल्दी फुल वेव रेक्टिफायर का स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करें। यहां पे आपके सामने सर्किट रहा और इनपुट और आउटपुट का वेवफॉर्म रहा, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब जल्दी से रिलेटेड थ्योरी का भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो ये आपका पूरा कार्यक्रम जो है वो निपटा दिया गया था। तो ऑब्वियसली एक रिप्रेजेंटेटिव सर्किट यहां बना हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बना करके दिखाया था ये वाला, ये तो पूरी थ्योरी थी, ये वाला सर्किट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू ड्रॉ। ठीक है, ओके डन, क्लियर दिस। अब एक जरा छोटी सी बात कर ली जाए, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। एफिशिएंसी कैसे निकलता है बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट। कैसे निकलता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। और आपको चाहिए परसेंटेज एफिशिएंसी, तो परसेंटेज एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए, एफिशिएंसी के लिए अपन ये सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल को लिखते दरअसल ऐसे हैं और इसको कहा जाता है ईटा, ETA, ईटा कहा जाता है इस सिंबल का। ठीक है, क्या नाम में क्या रखा हुआ है? काम क्या होता है इसका? अगर आपको किसी भी डिवाइस की निकालनी है एफिशिएंसी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज द की। ठीक है, आउटपुट रेक्टिफायर का जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? डीसी होता है। और इनपुट जो होता है रेक्टिफायर का उसका नेचर कैसा होता है बेटा? एसी होता है। आई पूरी बात समझ? तो आउटपुट डीसी पावर अपॉन इनपुट एसी पावर और परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब अगर आप बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो उसकी एफिशिएंसी ना, देखो पहली बात तो ये है, यहां 50% होना चाहिए, ऐसा काफी लोग को लगता है। ठीक है, कि सर हाफ वेव है तो एफिशिएंसी 50% और फुल वेव होगा तो एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए थी। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज भैया 50% एफिशिएंसी भी ना, या इसको ऐसे देख, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो अगर उसकी एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब क्या कि भाई साहब आइडियल डिवाइस है। बिकॉज 100% एफिशिएंसी सिर्फ आइडियल मशीन्स की ही हो सकती है। और वी आर नाउ डीलिंग विद प्रैक्टिकल सिनेरियो, तो प्रैक्टिकली किसी भी डिवाइस की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो कितनी है? जब बेस्ट पॉसिबल। हाफ वेव से बेटर कौन सा है? फुल वेव है ना भाई, बिकॉज फुल वेव में देख रहे हो ना तुम, इनपुट का ये वन कंप्लीट वेव है, पहला वाला भी रेक्टिफाइड है, दूसरा वाला भी रेक्टिफाइड है। ठीक है, और हाफ वेव वाले में क्या हुआ था? बस पहला वाला हुआ रेक्टिफाई, दूसरा वाला नहीं हुआ, या किसी किसी बुक में पहला वाला नहीं हुआ होगा, दूसरा वाला हो गया होगा हाफ साइकिल। तो हाफ वेव आधा ही रेक्टिफाई होगा, फुल वेव पूरा का पूरा रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी। कितनी रहेगी? 81.2% अप्रोक्सीमेटली। और हाफ वेव की 50% नहीं रहेगी, इट विल बी 40.6% अप्रोक्सीमेटली। आगे पूरी बात समझ? तो ये आपके पास एक, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया? चलो बहुत शानदार। तो ये आपके पास पूरी कहानी थी, ये आपके पास पूरी कहानी समाप्त हो गई है।
फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पूरा डिटेलिंग में बताया गया है, एक एक प्रोसेस को, एक एक बार साइन कन्वेंशंस को चेंज करके आपको पूरा तरीके से बताया गया है। बस इसमें आपका ये रोल होना चाहिए कि लेक्चर तो अब खत्म हो चुका है, लेक्चर खत्म होने के बाद आराम से ना नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लो और फिर नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। अगर रिवीजन करते रहोगे तो ग्रिप इस चैप्टर के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर बनते जाएगी और बनेगी और अच्छी बनेगी। अगर कहीं पे रिवीजन छोड़ दिया ना बेटा, तो उसके बाद से फिर क्या होता है कि काम खराब होना शुरू हो जाता है। तो इतनी मेहनत करके हमारा काम क्यों खराब हो, इसलिए मैं क्या कहता हूं आपसे, हमेशा कहता हूं कि भाई लेक्चर तो आपने देख लिया, समझ में आपको आ गया पूरा, लेकिन अगर आपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं ना, तो काम अभी भी आधा ही है और आधा बचा हुआ है। आया समझ? तो नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स को रिवाइज करो, चैप्टर पे ग्रिप अच्छे से बनते जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब जैसा आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।